अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है खबर ये है और मैं हूँ सहरेश आसिफ। शाज़ अकरम कुछ निजी मसरूफियात के बायस आज आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकी, इसलिए आज उनकी जगह पर जिम्मेदारी मुझे निभानी और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और सईद काजी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, इत्तलात हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ये कहा गया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जाली डिग्री के मामले पर इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार ने कहा है कि खत तज़दीक आमेज है, जबकि वज़ीर कानून का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी हद में रहकर काम करे। इलेक्शन कमीशन के तनाज़े पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो इकट्ठी हैं, लेकिन निगरान सेटअप के हवाले से इनमें इख्तलाफ मौजूद है। इसी बारे हम मजीद बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। बशीर, बताएगा ये मामला है क्या? डिग्रियां इनके पास मौजूद नहीं, असल खबर क्या है? सहरिश, मामला कुछ इस तरह है कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने जाली डिग्री का मामला आया तो उसके बाद जाली डिग्रियों की तस्दीक का अमल शुरू हुआ, और अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को एक खत लिखा है। और खत जब किसी भी आईनी इदारे से लिखा जाता है तो न तो वो उसके सरबराह की तरफ से लिखा जाता है और ना ही सेक्रेटरी की तरफ से, बल्कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्शन लेवल के किसी अफसर की तरफ से ये खत जारी होता है। और तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए वो खत एक ही जो है वो ड्राफ्ट हुआ है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि तमाम अरकान पार्लियामेंट अपनी तालीमी असनाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात जो है वो दायर किए जाएंगे। ये खत जब अरकान पार्लियामेंट को मिला है तो उन पर ये गिरां गुजरा है, और चौधरी निसार अली खान जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, उनके मिजाज पर वो ज्यादा ही गिरां गुजरा है। और वो कल उन्होंने अपनी जो उनकी तबीयत थी वो नासाज थी, इसके बावजूद धुआंधार तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका काम शफाफ इंतखाबात कराना है, हमारी तस्दीक करना नहीं है। उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन अब जो है वो डिग्रियों की तस्दीक का अमल खत्म कर दे, और जब नई स्क्रूटनी का तरीकाकार तय किया जा रहा है उस वक्त जो है वो उनसे डिग्रियां मांगे। उन्होंने उस दरमियान में ये बात भी दोहराई कि जी जब इलेक्शन कमीशन ने डिग्रियां मांगी हैं तो वो मैट्रिक से आगे तमाम डिग्री जो है वो तलब की हैं। जब उन्होंने कहा कि मैंने तो ओ लेवल और ए लेवल किया था, और अब इलेक्शन कमीशन जब मैट्रिक की संदें मांगेगा तो हम उसे जो है वो बताएंगे कि हमने कोई जो है वो आम तालीम हासिल नहीं की, बल्कि हम उससे बहुत आगे गए हुए हैं। जब वो तकरीर कर रहे थे तो लग ही रहा था कि आज ऐवान का जो माहौल है वो बदल चुका है, और वो काम जो हुकूमत कर रही थी पिछले कई दिनों से या बाकी जमातें कर रही थी, डॉक्टर फारूक कादरी कर रहे थे, वो आज चौधरी निसार कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वक्त जो है वो वफाकी वज़ीर कानून फारूक नाइक भी खड़े हुए, और उन्होंने भी जो है वो अपनी तोपों का रुख हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की तरफ किया, और उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है और ना ही उसका ये मैंडेट है कि वो अरकान पार्लियामेंट को इस तरह के खत लिखे। अच्छा, एक सवाल चौधरी साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। ये बात ये अब जो पहले तो ये था कि जनाब सब इकट्ठे हैं, बड़े नेक आदमी को बना दिया, अब इनकी स्क्रूटनी का मामला आ रहा है तो आपको आने वाले दिनों में ये तो नहीं लग रहा कि ये टकराव हो जाएगा इनका और ECP का, जो इन्होंने खुद ही बड़े मिलजुल के बनाया था? कई सब जब इजलास खत्म हुआ था तो कुछ अरकान से हमने बात की थी, और हमने उनसे पूछा था कि इसका असल मामला है क्या और आप चाहते क्या हैं। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि अब जबकि ये असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और कुछ ही दिन बाकी हैं, और अरकान जो है वो अपने अपने हलकों में गए हुए हैं, ज्यादातर लोग और आवाम के साथ मसरूफ है, तो ऐसे में उनसे कहना कि जी वो डिग्रियां लाएं और अगर वो डिग्रियां नहीं लाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, ये फेयर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन हो रहा है, लोग सारे के सारे दोबारा असेंबली में आने के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, और पहले की निस्बत बहुत मुश्किल किस्म के कागजात नामजदगी जो है वो तैयार किए गए हैं। तो हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतजार, यानी कि बशीर चौधरी जो चौधरी निसार ने काफी गिरा गुजरा है और उनका मौकिफ काफी सख्त नजर आया है सारी सूरत हाल पर, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने निगरान सेटअप पर सख्त मौकिफ अपनाने का फैसला किया है। इसी हवाले से अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से मुलाकात न करने का फैसला किया है। समी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि काफी सख्त मौकिफ अपनाया है चौधरी निसार ने, ये तो कहा जा रहा है इनके पास O लेवल A लेवल की डिग्रियां हैं, फिर क्यों इतनी इनके मुखालिफत की गई है सारी सूरत हाल की? देखिए, सबसे पहले तो सहरिश जो बात है ना डिग्रियों की, कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस शिक को वो लेके आए थे, और बेसिकली इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो बहुत सारे लोगों को असम्बली से बाहर निकालना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी के लोग लाना चाहते थे। तो ये मैं तो इस
جو یہ شک ہے جو انکارپوریٹ کی گئی آئین میں، میرا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی جاتی تھی. اگر آپ پاکستان میں لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ 24-25% بنتا ہے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں، صرف ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 75% جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس کو تو الیکشن لڑنے کے حق سے ہی محروم کر رہے ہیں. یہ ایک اس قسم کی شکیں ضیاء الحق صاحب نے بھی کچھ ایڈ کر دی تھی. یہ 62-63 انہوں نے کہا کہ فرشتے آ کے الیکشن لڑیں کیونکہ وہ اپنے فرشتے ڈھونڈ رہے تھے. تو بیسیکلی یہ جو شک ہے یہ ختم ہو چکی ہے. آئندہ الیکشن پر اس کا اطلاق بھی نہیں ہوگا. اس کی بنیاد پر لوگوں کو پارلیمان سے باہر نکالنا یہ کوئی مناسب حکمت عملی نہیں لگتی. اور اس کا آئندہ اطلاق نہیں ہوگا. ایک تو آپ 75% لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، پھر اپنے اس جرم اور گناہ کے پیچھے چھپتے ہیں آپ کے جناب ہم سے ڈگری نہ مانگیں کیونکہ ہم نے لوگوں کو بھی تعلیم سے محروم رکھا. مگر ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ 14 دن سے زیادہ ہم سکروٹنی کا ٹائم نہیں دیں گے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے جو ہے وہ تمطراق سے کہا گیا تھا کہ جی آئیں گے اور اس میں اس دفعہ چھلنی ہوگی اور دیکھیں گے کون ٹکٹ لے کے جاتا ہے. تو یہ بنیاد ہے، نقطۂ آغاز. اگر کوئی سیریس پیش قدمی کی ای سی پی نے، اور خاص طور پہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے قرضے ویو کرا رکھے ہیں، اور آج میں خبر پہ بھی آؤں گا سپریم کورٹ میں 1972 سے اب تک قرضے معاف کروانے والوں کی لسٹ بھی پہنچ چکی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کل جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اگر کوئی سیریس ان کے حوالے سے کوئی بات آگے چلی تو یہ خود آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہوں گے. اور اس کا یہ آج نقطۂ آغاز ہوگا. اور یہ رہی بات اے لیول اور او لیول کی، بڑی اچھی چیز ہے مگر وہ ایف اے ہے، ڈگری دکھانی چاہیے ان کو. انہوں نے غلط بات تو نہیں کی کہ حضور ڈگری دکھائیں، ابھی تو آئین میں موجود ہے، آپ نکال دیں گے تو نہیں ہوگی. تو اس میں میرے خیال میں اچھا دوسرا، لیکن میں آپ کی یہ بات سے تو ایگری کرتا ہوں، لیکن قاضی صاحب اس کو یہ جو آپ نے ایک بڑا ایک ایگزیجریٹڈ سا منظرنامہ پیش کر دیا کہ یہ ٹکراؤ ہوگا اور یہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. دنیا کے جہاں پہ بھی نظام قائم ہے، مختلف ادارے مختلف چیزوں پر ان کا اختلاف بھی ہوتا ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹکرا جائیں گے. میں بتاتا ہوں آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی جو سابقہ ہیں ان کی بیگم نے قرضہ معاف کروایا ہوا ہے، بے شمار لوگوں نے قرضہ معاف کروایا ہوا ہے. جب یہ لوگوں کو اگر وہ باہر رکھتے ہیں اور واقعی اسٹیٹ بینک جو ہے ان لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، یہ تو ابھی آغاز ہو گیا. آپ کی رائے جانیں گے، لیکن ابھی یہاں پر وقت ہے بریک کا، واپس آتے ہیں. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے تنازع پر تو ایک ساتھ ہیں، لیکن نگران سیٹ اپ کے معاملے پر دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اسی پر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے حسن ایوب، ان سے بات کرتے ہیں. حسن، یہ بتائے گا کہ اگر چودھری نثار اور وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف آپس میں ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے تو مشاورت کیسی ہوگی، اور یہ نگران سیٹ اپ قائم کرنے کے لیے آئین کی شک کیسے پوری ہوگی؟ جی، یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کل ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، جس کی صدارت جو ہے وہ میاں نواز شریف کر رہے تھے پنجاب ہاؤس میں. اس میں جب تمام لوگ بیٹھے تو نگران سیٹ اپ مکمل کے بارے میں نہ صرف وزیر اعظم بلکہ پورے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور یہی طے پایا کہ جو چودھری نثار ہیں وہ جا کر باضابطہ طور پر ملاقات نہیں کریں گے. اب جو 20ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے جو کہ ان کی آپس میں کنسلٹیشن ہونی ہے، اس کو لیٹرز کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو میری بہت جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے اجلاس میں یہی طے پایا ہے کہ قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ملاقات نہیں کریں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی شک ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو روایتی لو لیٹرز کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا؟ جی سمیع صاحب، بالکل پہلے تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ملاقات ہوگی، لیڈر آف دی اپوزیشن آؤٹ گوئنگ اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اب جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ایسا ہوتا ان کی کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور معاملہ جو ہے یہ حتمی طور پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو جانا ہے، اور کمیٹی کے بعد جو ہے اگر وہاں پر بھی ڈیسیژن اور کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. عیسیٰ نقوی نے جیسا کہ بتایا کہ کوئی لو لیٹرز کا سلسلہ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. سوری میں کر دوں کہ زرداری صاحب بھی ملنے گئے تھے
ایک فاتحہ پڑھنے، تو وہاں بھی مسلم لیگ نون والے نہیں ملے، اب بھی نہیں ملنا چاہتے. تو شاید یہ کہ ان کی پالیسی یا اسٹریٹجی کا قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ آپس میں نہیں ملتے ہیں، کنسنسس نہیں ہو پاتا، تو کیا پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا؟ نام دے دیں گے، وہ اپنے 2 نام دے دیں گے. ایک طریقہ تو موجود ہے کمیونیکیشن کا، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اب چونکہ الیکشن قریب ہے تو یہ بالکل امپریشن. مسلم لیگ نون پہ ہمیشہ یہ الزام آیا کہ جناب یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے یا ایک جعلی اپوزیشن ہے، جس طرح اس کے مخالفین کہتے ہیں. اس تاثر کو ڈسپیل کرنے کی کوشش ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال پنجاب میں 10 کروڑ لوگوں پہ یہ بھی حکمران رہے ہیں، اور اگر ہم یہ ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں کسی پہ تو 18-20 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو آدھے ملک پہ تو یہ بھی رہے ہیں. اور جتنی ریلیف ان آبادیوں کو ملا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سمیع صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو، تو لہٰذا یہ اس سے ذرا ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا تو دونوں جماعتوں کا یہ جو معاملہ ہے یہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس؟ نہیں، یہ تو جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. دوسرا کچھ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے رہنما یا ان کے لیڈرز یہ پرائیویٹ میٹنگز میں باتیں کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی ہے اسلام آباد والوں کے پاس، ہماری لیڈرشپ کو وہ دکھا کے تو سارے مطالبات اپنے منوا لیتے ہیں. تو اس لیے غالباً ایک تو جیسے قاضی صاحب نے کہا مسلم لیگ نون بالکل یہ امپریشن نہیں دینا چاہتی کہ وہ کہیں جا کے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کوآپریشن کر رہی ہے یا تعاون کر رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے جو عوامی حمایت ہے یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیٹریڈ ہے وہ کہیں خود بھی اس کا نشانہ نہ بن جائیں. ایک تو یہ وجہ ہے بہت زیادہ. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چلیں اس طریقے سے کنفرنٹیشن کی فضا جو ہے بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ رہے الیکشن تک، اور اسی کنفرنٹیشن کے موڈ میں اگر لوگ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا فائدہ مسلم. لیکن باری لیں گے وہ اپنی، جس طرح طے ہو چکا ہے پہلے مبینہ طور پہ. یہ تو آپ کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کا کام ہی سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہے. اگر لوگ الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو جو کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا. مگر یہ ہے کہ لوگ ریئل اپوزیشن دیکھیں، بات سنیں، اگر اپوزیشن اس بات پہ ہو کہ ہیلتھ کا بجٹ کتنا دیا آپ نے، تعلیم کا بجٹ کتنا دیا آپ نے، کوئی ایک ریئل ایشو نہیں ہے جس پہ یہ آپس میں لڑے ہوں. زرداری صاحب کے پیسے ادھر چلے گئے، زرداری صاحب کے پیسے واپس آ گئے. نان ایشوز پہ یہ لڑتے رہے ہیں، کیونکہ ریئل ایشوز پہ عوام کے خلاف ان کا ایک کا ہے. اب مجھے بتائیں، پبلک سپینڈنگ ہے، پبلک سپینڈنگ کے ایشو پہ کیا مسلم لیگ نون نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سندھ کے صوبے میں جتنے پیسے عوام کے لیے رکھے گئے تھے اس کا صرف 15% ریلیز ہوا. لیکن قاضی صاحب الیکشن کمیشن کے معاملے پر کہانی یہ ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، اگلی پارٹی کون، یہ ہے. سمیع صاحب میں کوئی ان کے مخالف نہیں ہوں، ہم ان کی خاطر ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، ہم نے بھگتے رہے، آپ بھی بھگتے رہے، مگر یہ اپنا کام نہیں کرتے اور جعلی ایشوز پہ لڑتے ہیں. لیکن قاضی سعید صاحب یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے تنازع پر یہ ایک ہے، وزیر قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی حد میں رہ کر کام کرے. نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو آئینی حد میں رہنا چاہیے، مگر آئینی حد کیا اس نے عبور کی ہے؟ اگر اس نے ڈگری مانگ لی ہے تو آئین میں موجود ہے کہ ڈگری دکھائیں ضرور، اور اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ مس انفارم کرتے ہیں ریاست کو کسی معاملے میں تو آپ کے خلاف لا ول ٹیک اٹس کورس. تو اتنا کیوں انسلٹ؟ میں نے تو خیر نہیں دیکھا، وہ ہم اپنے نمائندے سے پوچھیں گے کہ اس میں کوئی انسلٹنگ بات تھی یا کوئی پروسیجر اس کو اوائڈ کیا گیا یا نہیں. مگر میں جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا، اگر لڑنا ہے سیاستدانوں نے تو ایشوز پہ لڑیں کہ جناب عوام کے لیے ہیلتھ کا بجٹ کتنا رکھا آپ نے، تعلیم کا بجٹ کتنا رکھا آپ نے، ہمارے بچے کبھی خسرے سے مرے ہیں، کبھی اس بات پہ کوئی لڑائی نہیں. اس پہ آپ PIC میں جو آگ لگ گئی کچھ نہیں ہوا، یہاں پہ گولیاں جو غلط کھلا کے 100 بندہ مار دیا، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ ہم نہیں ملیں گے، ہم ناراض ہیں آپ سے. یہ کہانیاں نہ کریں. اچھا، بات یہ ہے کہ اگر لوگ الیکشن میں ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو آپ اس کو کیٹیگرائزیشن کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی باریاں بانٹی ہوئی ہیں. الیکشن سے جیت کے جو لوگ حکومت میں آ رہے ہیں ان کو آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب انہوں نے باریاں بانٹی. ان کی تصدیق نہیں کر رہا میں، ان کی کوئی تصدیق نہ، میں خدا نخواستہ میرا یہ منصب ہے، میں ان کو ان کا فرض کا احساس دلا رہا ہوں کہ 5 سال سے آپ حکومت میں ہیں، کیا ریلیف دیا. ابھی میرے پاس ایک میسج آیا، ایجنسیز کو بھی فرض کا احساس دلا دیں. ایجنسیاں میری حکمران نہیں ہیں، میرے حکمران یہ ہیں. ابھی آپ ذرا قیمتوں کا دیکھیں، ڈالر کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی. آج مجھے کل پھر کسی نے میسج بھیجا اور میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، مگر پروپیگنڈا غلط نہیں ہے. 25 روپے کی چینی 55 روپے کی بک رہی ہے، اور چینی کے مالکان کون ہیں؟ دونوں پارٹیاں. لیکن یہاں کنسنسس ہوگا، چینی بیچنے میں کنسنسس، چینی کی قیمت بڑھانے میں کنسنسس. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ ہمیں کس عذاب میں ڈالا ہوا آپ نے؟ کبھی ہم کوڑے کھاتے ہیں، کبھی دھماکوں میں آپ کی خاطر مرتے ہیں، کبھی جیلوں میں جاتے ہیں، آپ اوپر ایک ہیں. بالکل، جس عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں ان کے عوامی مسائل کا پہلے سوچنا چاہیے. ایک اور اہم خبر ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ رابرٹ بلیک نے کہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. پاکستان کو حافظ سعید کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی اور حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. واشنگٹن میں دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم موجود ہیں ہمارے ساتھ.
ओवैस, ये बताएगा कि अमेरिका लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाल सकता है? जी देखिए, रॉबर्ट ब्लेक इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद हैं। अफगानिस्तान, अमेरिका और भारत का जो सहफरीकी ग्रुप तश्कील पाया है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी मीटिंग हो रही है वहाँ। उस मीटिंग के दौरान जब उन्होंने साथियों से गुफ्तगू की तो ये सवाल उठाया गया कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो कबायली इलाकों में दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, क्या अमेरिका उनके खिलाफ पाकिस्तान से मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हुआ है। तो उन्होंने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया कि हक्कानी नेटवर्क समेत जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने मतलूबा जो कार्रवाई है वो नहीं की। इसके अलावा जो भारत में हमेशा सवाल उठाया जाता है उनसे हाफिज सईद की और लश्कर तैयबा की जो मुबैना इन्वॉल्वमेंट है मुंबई हमलों में, जिसके खिलाफ मुकदमा अभी तक भारत ने उनके खिलाफ जो है वो। अवैस, ये बताइए कि ये बयान तो आ गया, ये आपने उसका हमें बैकग्राउंड भी बता दिया। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो सेनेटर जॉन कैरी हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो कुछ हमें नजर आ रहे हैं ये बात करते हुए कि मफाहमत, गुफ्तगू, पाकिस्तान का रोल और के सेंचुरीज जो हैं उनको इररेलेवेंट करना है। तो रॉबर्ट ब्लेक जो हैं, ये भी हमें अंदाजा है कि इंडियन लॉबी के बड़े जेर असर हैं, बड़े इनके इंडिया से ताल्लुकात हैं। तो ये दोनों की जो स्टेटमेंट में ये थोड़ा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि शायद रॉबर्ट ब्लेक थोड़ा सख्ती से बात कर रहे हैं, जबकि जॉन कैरी का जो टोन है वो जरा थोड़ी सुलह वाली है। देखिए, रॉबर्ट ब्लेक के बयान को यकीनन इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि इससे पहले जब हिलरी क्लिंटन इंडिया गई थी तो उन्होंने वहां पर हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर जो इनाम है उसका ऐलान पब्लिकली किया था वहां पर। अब रॉबर्ट ब्लेक ने दोबारा जाकर वहां दोहराया है और इंडिया के इस मौक़िफ़ की उन्होंने एक तरह से तायीद की है कि इंडिया के जो खदशात हैं पाकिस्तान की तरफ वो ठीक हैं। तो इस किस्म का बयान जो है वो यकीनन एक अहम अमरीकी ओहदेदार अपने तौर पर नहीं दे सकता। इसे अमरीकी हुकूमत की एक पॉलिसी समझा जाना चाहिए। अब जॉन कैरी जो हैं वो अब इतवार को एक दौरे पर रवाना हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, जिसमें वो कतर और सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे, जिसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात हैं उन पर बहुत अहम बातचीत होगी। अमेरिका बज़ाहिर तो जो पाकिस्तान का किरदार है इस बातचीत में उसको इस वक्त मानने के लिए तैयार हो गया है, उस रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो यहाँ पर हुक्काम हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है वो पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के हवाले से वही पॉलिसी इख्तियार करने को तैयार नहीं है और उनके खदशात जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन अवैस, यहाँ पर कई दफ़ा रिचर्ड ऑल्सन जो यूएस एम्बेसडर हैं उनसे भी बात हुई और अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं उनका रेकॉर्ड पर यह बयान है कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई है मसलन वजीरिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, वो बार बार ये कहते हैं कि इसका डिसीजन पाकिस्तान ने करना है और अगर वो कार्रवाई करनी भी है या नहीं करनी तो इसका डिसीजन भी पाकिस्तान करना है। तो इंडिया में जाके जो रॉबर्ट ब्लेक ने बयान दिया है, हम इसको अगर ये समझें कि ये शायद क्योंकि वो वहां पर थे और इंडियन हुकाम को खुश करने के लिए भी ये बयान हो सकता है दिया उन्होंने। देखिए, इम्कान ये यकीनन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम चीजों को देखते हैं अंदाजा ये होता है कि स्टेट डिपार्टमेंट और जो पेंटागन है वो इस हवाले से एक पेज पर शायद नहीं है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट बज़ाहिर अब जॉन कैरी की क़यादत में पाकिस्तान के साथ सफाहमत की पॉलिसी पर आमादा नजर आता है, जबकि जो अस्करी हुक्काम है यहाँ पर अमेरिका में वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कार्रवाई जरूरी है और उसके लिए ड्रोन्स या स्पेशल ऑपरेशंस जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है। और खास तौर पर चक हेगल और जो जॉन ब्रेनन की नई टीम आएगी जिसे नेशनल सिक्योरिटी टीम कहा जा रहा है सदर ओबामा की अगले 4 साल के लिए, उन की मौजूदगी में यकीनन ये पॉलिसी मजीद सख्त होने का इम्कान है। बिल्कुल अवैस, जो अमेरिका का जो रवैया है वो थोड़ा सा सख्त नजर आ रहा है और ये डू मोर का मुतालिबा और बारहा यही कहा गया कि पाकिस्तान मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सका। आपका बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का।
के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं कराची से शरीफ, उनसे बात करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा पहले तो समी इब्राहिम भाई को और काजी साहब को सलाम। काजी समी साहब, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप कह रहे थे कि लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान का 24% है, तो भाई इसका मतलब ये है कि जो 76% है उनको पार्लियामेंट में बिठा दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे लोग नहीं लेके आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। दूसरी चीज ये कि मैं अभी चौधरी निसार साहब का देख रहा था कि उन्होंने असेंबली में खत लिखा है कि क्या कहते जो है हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है, तो उनसे बोले वो जो लोग जो सुबह से शाम तक रोडों पे खड़े होके किसी की ट्रांसपोर्ट के उस पे बेइज्जती होती है, किसी की बैंकों में जाके, किसी की सरकारी दफातर में जाके, तो उनको उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता है। और तीसरी चीज ये कि निसार साहब से एक गुजारिश है कि कभी अपना असली चेहरा तो दिखा दें हमको कि कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है शरीफ, बहुत शुक्रिया। और एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, हनीफ फैसलाबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी ज्यादा मुबारक समी इब्राहिम ते सईद कादी साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਐਂਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵਰ ਨਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ रोकने वास्ते बहुत चार्टदा कीता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। सुन ले क्या कह रहे हैं, बात सुन ले क्या कह रहे हैं। एक साडा जाती तौर ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੌਮ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਗਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब जी। एक तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीनी इंतखाब हुए हैं अभी तो डिटेल नहीं आई, मगर जो मैंने पूछा अपने नुमाइंदों से 20-25% लोगों ने वोट डाले हैं। मैक्सिमम वोट जो यहाँ पड़े हैं वो 45% से ज़्यादा नहीं पड़ते, 55% लोग इसीलिए इस प्रोसेस से दूर हैं। और हम ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी बुरी है, डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है जो पेपर पे वो तो बड़ा अच्छा है, ज़मीन पे देखते हुए डर लगता है इससे। तो जब तक लोगों के अपने नुमाइंदे नहीं होंगे और जब तक इतना सरमाए की यलगार रहेगी इस सारे सिस्टम में, तब तक कोई गरीब आदमी इलेक्ट नहीं हो सकता। और ये इसलिए निज़ाम रखा गया है कि 5, 7, 8 करोड़ रुपए वाला ये एक तबकाती जमहूरियत है, ये गरीब आदमी की जमहूरियत नहीं है। और गरीब आदमी अपनी जमहूरियत ढूंढ लेगा और ढूंढ रहा है। साथ साथ उन्होंने आप दोनों को मुबारकबाद भी दी कि आप दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं, बड़े इत्तेफाक से बैठकर तबसरा करते हैं। अच्छा, मैं वो तो खैर एक्सक्यूज मेहरबानी उनकी, लेकिन वो जो कराची से कॉलर थे उन्होंने दो तीन जो बातें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने जो चौधरी निसार साहब ने ये कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तस्दीक की है, शायद वो चौधरी निसार साहब ने कुछ ज़्यादा लाइन क्रॉस की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों के दरमियान मामलात पर इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ राय को एक अच्छी ज़बान में भी आप उसका इजहार कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर बन चुका है मारो मार दें टकराओ आग ये वो, एक एग्जैजरेटेड, क्योंकि मिनहसल कौम हमारे अंदर जो टॉलरेंस का लेवल है वो ख़त्म हो गया जो नहीं होना चाहिए था। दूसरा उन्होंने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो अवाम है पाकिस्तान के, जिस मुश्किल हालात में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसा लगता है कि सियासतदान जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका अपने अवाम के साथ कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोग रोटी के लिए बर्बाद हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बर्बाद हैं, लेकिन जो सियासतदान हैं जिन चीज़ों पर इस वक्त फोकस किए हुए हैं वो अगरचे पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल तो हैं, लेकिन फौरी जो मसला है वो लोड शेडिंग का मसला है, रोटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उस पर कॉलर ने मेरा ख्याल है सही पॉइंट आउट किया है कि उसमें हमें पार्टीज के मंशूर में उनके प्रोग्राम्स में वो चीज़ नजर नहीं आ रही। बड़ी अच्छी बात की समी साहब ने, मगर क्या असम्बली के किसी मेंबर का रोटी का मसला है? उसके घर में तो बहुत पावरफुल जनरेटर लगा हुआ, उसका तो बिजली का भी मसला नहीं है। मसला यह है कि हुक्मरानों के वो मसाइल ही नहीं है जो 80% लोगों के मसाइल। ये मैं आपकी बात नहीं मानता, ये उनका दर्द कैसे नहीं दर्द उनका देखें कैसे पाकिस्तान जिन आप लोगों मुझे ने बताया, वो म्यू अस्पताल में आके करवाते हैं इलाज अपना, वो जो पब्लिक ये आप हमेशा ही बोलते रहते हैं इस तरह, भाई वो एक और दुनिया के बासी हैं, ये एक और दुनिया के बासी हैं। अभी जाके देख, अभी मैं आपके साथ सेक्रेटेरिएट में गया अगले दिन, मैंने देखा कि एक लोग खड़े हैं, एक जंगला लगा हुआ था, मैंने कहा ये क्या? उनका जी साइलिन है,
तो ये अभी टाइम नहीं हुआ अंदर साहिबान के पास जाने का। तो मैंने कहा वो गोरे तो चले गए हैं भाई, ये ब्राउन गोरे कहां से आ गए हैं? ये है इशू। और वो यही कह रहे थे कि आपको बड़ी तहजीक का एहसास हुआ, जाके देखे थाने में गरीब आदमी के साथ क्या होता है, उसके खिलाफ जुर्म होता है और फिर वो जागीरदार या सरमायादार के साथ थानेदार बैठा होता है। 526 स्टोरियां समी साहब यहाँ खुद बैठ के बता चुके हैं। तो उन्होंने अब जरा सुन लें, आपने जंगला देखा होगा कुछ, आपने वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है मैं उसको चैलेंज नहीं करता। मैं भी कल अपना लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में गया हूँ वहाँ पर, और वो जो CTO वहाँ पर, वो CTR शायद उन्हें कहते हैं, सोहेल साहब थे वो, उनका जो कमरा था ही वाज SP। मैं हैरान हो गया हूँ, मैं ये इन्होंने बात की तो मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि कोई भी आदमी अंदर जा सकता था। यानी हम ये समझते हैं कि पुलिस वाले के कमरे में कोई बंदा नहीं जा सकता, वहां पर आप यकीन करें कि कोई ये पाबंदी नहीं थी। जो भी आता था वो बाहर जरूर गार्ड जरूर बैठा था, वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता था और वो उसकी पूरी बात सुन रहे थे। और वहां पर लोग लाइसेंस बनवा रहे थे, लाइन में लगे हुए थे। किसी आदमी की लाइन को उन्होंने बाईपास किया। तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। ये जो हुआ है और इससे हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि हर थाने में इंसाफ हो रहा है। ये हमने नहीं कहा। लेट्स नॉट मिसगाइड पीपल। ये आप मिसगाइड कर रहे हैं। इट्स वेरी क्रूअल। अब आप साफी हैं, हर आदमी आपको जानता है, आप तो लाइनें तोड़ के निकल जाएंगे भाई। आम आदमी से पूछें दफ्तर में उसके साथ क्या होता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कुछ प्रिविलेज क्लासेस भी हैं, लेकिन जो जिस किस्म का कंफ्यूजन और मिस गाइडेंस आप दे रहे हैं ना, आप हर आदमी, हर अमीर आदमी को देखें, ये आप हर अमीर आदमी को बुरा समझते हैं। उस आदमी पे छोड़ दें, उस आदमी से पूछें जाके, जब वो छोटा जूनियर वकील करने जाता है उसकी जेब में पैसे नहीं होते, जब उसके खिलाफ जुर्म होता है, थाने में जाते हैं वो कहते हैं गाड़ी करो भाई, यहाँ सरकार ने हमें पैसे नहीं दे रखे, हम वकूए पे खुद चले जाए। जाके आम आदमी की हालत। लेकिन समी साहब मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए बात ये है कि ये कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, ये कंफ्यूजन है। हाँ, दिस इज द रियलिटी दैट कॉमन मैन फेसेस इन ईच पासिंग डे। हर गुजरे हुए दिन में आदमी के साथ ये हो रहा है। ठीक है समी साहब आपकी बात भी सुनेंगे, समी साहब आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन अभी लेट्स टेक अ ब्रेक। के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले समी इब्राहिम साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे जानना चाहते हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ काजी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि पॉलिटिशियंस नहीं डिलीवर कर सके, पार्टीज तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, लेकिन जब आप ये बयान करते हैं ना कि जिस तरह सारे अमीर आदमी बड़े गलत काम करते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सारे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, भले उनकी तादाद कलील होगी। इस मुल्क को जिन सियासतदानों ने बनाया वो जिम्मेदार भी थे और वो बड़े माली तौर पर बड़े मजबूत और मुस्तहकम लोग भी थे। तो इसलिए हम ये एक अज्यूम कर लें कि जी अमीर आदमी है, इसके दिल में दर्द नहीं है, तो ये अब सियासत का अहल ही नहीं है। मैं सिर्फ इससे इख्तलाफ करता हूं आपसे। कोई एक ऐसा अमीर आदमी जो पब्लिक ऑफिस में ना हो और मैंने उसके बारे में बात की हो, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इन्हें वोट देते हैं, हम इन्हें टैक्सेस देते हैं, हम इन्हें इख्तियार देते हैं कि जाओ हमारी तकदीरें बदलो। ये अपने बच्चों की तकदीरें बदल के बैठ जाते हैं। नहीं, तो आप जैसे कॉलर ने आप मुझे बताएं, जुल्फकार अली भुट्टो ने तकदीर बदली लोगों की, लोग आज तक नहीं भूल रहे। हालांकि बाद में आने वाली लीडरशिप ने क्या उसका असर कर दिया है, मगर फिर भी आज वो जाके वोट उनको देते हैं। अवाम नहीं भूलते, आप भूल जाते हैं। हम उन्हें सब याद दिला रहे हैं कि भाई आप हमारे हैं, हम आपसे ही लड़ सकते हैं, गैरों से नहीं लड़ सकते। आप हमारा काम करें, अपना तो इस पे अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं आपसे भी माफी मांग लेता हूं। लेकिन काजी साहब मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगी, माफी ना मांगे। ये जो याद दिलाते वक्त आप साथ साथ में जमहूरियत पर छुरी चलाते हैं ना, निजाम पर, ये न किया करें, क्योंकि जिस निजाम की आप दाई हैं वो डिलीवर नहीं कर सकता। अगर तो वो मर चुका, बर्बाद हो चुका, खत्म हो चुका। अगर जमहूरियत की छुरी का मुराद ये है कि हम जब इनके अकाउंट्स की तरफ इशारा करते हैं, अगर जमहूरियत तौकीर सादक और उसके वो पैसे जो लेके भाग गया है वो जमहूरियत है, तो उस पर छुरी चलनी चाहिए। और अगर ये और उसको अगर आप बचाने, और अगर आप उसको बचाने के लिए जमहूरियत का सहारा ले रहे हैं तो आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप उनका नाम लेके जमहूरियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई बचाने की कोशिश नहीं। लेकिन अब उसके पीछे, अब एक तौकीर सादक के पीछे कल मुझे पीपल्स पार्टी के बंदे का मैसेज आया, मैं नाम नहीं लेता, एक सेनेटर का नाम है, उसके बेटे का नाम है। क्या करूं मैं? ये हमारे नुमाइंदे हैं। तो अब ये आप कहते हैं अब देखो भाई हमें टच मत करो क्योंकि फिर वो मार्शल लॉ आ जाएगा। मार्शल लॉ ने जो हमसे की वो तो है, जो आपने की वो कितनी मुख्तलिफ थी उससे। लेकिन काजी साहब ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी इनमें मौजूद हैं। मैं बुनियादी तौर पर मुहद्दबत से लेके निकल पड़ा हूं, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे स्टोरियां करने। यही जो बात करते हैं। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि पाकिस्तान की समत का तयन करना होगा, वरना शायद विफाक मौजूदा शक्ल में बरकरार ना रहे
और गवादर बंदरगाह चीन के सपोर्ट करने से रोकने के लिए कोयटा में दहशत गर्दी की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन अयूब। हसन, बताइएगा पार्लियामेंट में माहौल कैसा था रजा रबानी के इस बयान के बाद? अरकान पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन नजर आया? सैरिश, पहले तो मैं बताऊं कि रजा रबानी साहब खुद जो थे वो खासे जो है वो उस वक्त उन्होंने बार बार ये कहा कि ये बहुत संजीदा मामला है। उनका ये कहना था कि मुझे ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग जानते हैं कि गवादर की क्या अहमियत है और कौन सी वेस्टर्न पावर्स हैं जो गवादर को चाइना के हाथ में नहीं देखना चाहती। तो ये बड़ी एक आपको मैं ये देखेंगे, रजा रबानी ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर जब ये बात की तो साथ ही थोड़ी देर बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट ने उन्हें कहा कि आप 15 मिनट बात कर चुके हैं, अब आप सिर्फ 2 मिनट में कंक्लूड करें। तो इस बात पर जो है वो रजा रबानी खासे जो है वो बर्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2 मिनट में मैंने बात खत्म करनी है तो मैं बात ही नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ। तो इतने में रेहमान मलिक ने कहा कि नहीं, आप मेरा वक्त ले लें। तो सेनेटर रजा रबानी का ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस वक्त हमले हो रहे हैं, लेकिन इस पर पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ी संजीदगी से उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है। अब जो बाकी दीगर रियासती इदारे हैं उनका काम है कि पाकिस्तान के विद इन जो टेरिटरीज हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन उन्होंने साथ एक बात को वाज़ेह किया कि उन्होंने कहा कि 245 को इन्वोक करने की उन्होंने कहा कि मैं हमायत नहीं करूंगा। 245 जो है ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊंगी काजी सईद साहब के पास। काजी साहब, ये बताइएगा कब ये बलूचिस्तान की आग बुझेगी और ऐवान आबाद होंगे, ये क्या सूरत हाल है? सर, बात यह है कि मैं इसी आड़ में अपनी स्टोरी सुना जाता हूँ। हाँ, ये जो इन्होंने बात की है, बात यह है कि ये जो हुआ है बलूचिस्तान में, ये एक सिरा है दहशतगर्दी का, एक इसका सिरा बड़ा पीछे है। और उसके लिए मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेके आया हूँ। जो अमेरिका के साबिक CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने एक किताब लिखी थी, फ्रॉम द शैडोज़। तो फ्रॉम द शैडोज़ में उन्होंने इंकशाफ किया कि जब यहाँ पे अफगानिस्तान में मुदाखलत शुरू हुई तो अमेरिका ने मुदाखलत रूस की मुदाखलत से 6 माह पहले की। अब इसको बुनियाद बना के एक साफ़ी ने ब्रजिन्स्की से पूछा कि हुजूर क्या ये बात दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये बात दुरुस्त है कि हम रूसी फ़ौज के आने से 6 महीने पहले हमने फंडिंग शुरू कर दी थी क्योंकि हम रूस को अंदर लाना चाहते थे। उसने दूसरा सवाल किया कि आपने ये क्या किया, आप पछताते हैं इस बात पे? उसने कहा क्यों भाई, हम क्यों पछताएंगे? उसने कहा कि हुजूर आपने इतना बड़ा अफरीत मिलिटेंसी का पैदा कर दिया पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा भाई हमारा तो मसला रूस था, ये जो हैं मिलिटेंट पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उधर वाले उधर बैठे हुए हैं। ये मैं रजा रबानी साहब की बात से जोड़ के बात करूं। ये ब्रजिन्स्की सिक्योरिटी एडवाइजर था, अफगान पॉलिसी का आर्किटेक्ट था, जो मेन फंडिंग और पैसा यहां पे आया जिसकी बर्बादी आज हम देख रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जो उधर सऊदी अरब के मिलिटेंट्स हैं वो उधर हैं, उधर शोर, तो ये कोई अमेरिका बहादुर के लिए खतरा नहीं है, खतरा वो था उसको टालने के लिए। तो ये जो आज ये बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है। और आज मैं कल एक और आदमी की भी बात सुन रहा था और फिर समी साहब कहते हैं आपका निज़ाम चला गया और मेरा निज़ाम रह गया। मेरा कोई निज़ाम नहीं है, मगर मैं इनको आज याद दिला देता हूँ। कल ये बात कर रहे थे सिविल सोसाइटी की और लेफ्ट की और राइट की। जो लोग कल तक स्टालिन की सपोर्ट कर रहे थे वो आज की शोगल सोसाइटी है, वो एनजीओ। एक मुझे दी जो लोग कल बैठ के ये कह रहे थे कि स्टालिन जुल्म कर रहा है, जिसमें ट्रॉट्स्की था, टेड ग्रांट था, उसे लेफ्ट अपोजिशन और अमेरिका के एजेंट कहते थे और ये स्टालिन के साथ थे। आज रूस का आंजहानी हो चुका, तो जनाब इधर से किबला खत्म हुआ और वाशिंगटन DC। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न लिबरल्स हों या तालिबान हों, उनकी जन्मभूमि जो है वो वाशिंगटन DC है, कजन्स हैं आपस में। हाँ, इनके रोल बदलते रहते हैं। तो ये मैं जो अच्छा समी साहब, आपने काजी साहब की बात भी सुनी, आपने सेनेटर रजा रबानी का कहूंगा कि वो जो स्टालिन का निजाम था, जो स्टालिन था वो भी जाली था, वो भी जाली था और वो जो लोग दे रहे थे। आज जो शुगल सोसाइटी है ये स्टालिन ये भी जाली लोग थे, खुदा। ये सारी जालसाजी आप दोबारा हम पे मुसल्लत ना करें खुदा के लिए। वाशिंगटन DC में के हमायती हैं, ये स्टालिन के हमायती हुआ करते थे और जो स्टालिन की मुखालफत कर रहे थे उन्हें अमेरिकी एजेंट कहा करते थे। उधर से नौकरी खत्म हुई तो इधर जब मास्को से माल आ रहा था तो उधर थे, उधर से खत्म हुआ तो अब इधर चले गए। आपको क्या लगता है कि जो समी साहब एक शेर सुना दूं उस्ताद यूसुफ हसन का, फिर आप, उसके बाद मेरा टाइम खत्म। वो कहते हैं कि आंधी में भी न जिनका शजरे अना गिरे, आंधी में भी न जिनका शजरे अना गिरे, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो सारा निजाम था रूस का, एक जबर का, जुल्म का, बिल्कुल वो भी जाली था सारा निजाम। जो सपोर्टर थे वो भी जाली। और अब आपसे ये कहता हूं कि हुन सानू ट्रक दी बत्ती चला के हैदराबाद तक ना नसाओ। अब मुझे कहा ना, तब आप खुद स्टालिनिस्ट थे, आप खुद स्टालिनिस्ट थे, सपोर्ट करते थे
प्रो रूस थे उस वक्त आप, अब प्रो वाशिंगटन हो गए। हम तब भी प्रो मॉस्को नहीं थे, हम आज भी प्रो वाशिंगटन नहीं है। हम वही खड़े हैं जहां आम आदमी और गरीब आदमी खड़े हैं। हम पहले भी गरीब आदमी की बात करते थे, अब भी आप लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और आप फिर दोबारा एक इल्यूजन दिखा के लोगों को दोबारा किसी गड़े में धकेलना चाहते हैं और लोग नहीं ताने दे दें। हमने तब मॉस्को की नौकरी नहीं की थी, अब वाशिंगटन की नहीं कर रहे। आप अब कर रहे हैं उन मॉस्को के लोगों की जो अब दुनिया में भी नहीं रहे, किसी की नहीं कर। खैर, मैं ये एक कॉलम पढ़ना चाहता हूं जो आज आज लिखा है नजीर नाजी साहब ने सवेरे सवेरे। उसका उन्वान है मलक रियाज को रिहा करो। बड़ा दिलचस्प। अमीर जमात इस्लामी अल्लामा मुनव्वर साहब ने खिताब किया, उस पर लिखा है। उन्होंने शुरू इस तरह से किया कि अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने गुज़श्ता रोज़ बिहाड़ी में जलसे से खिताब करते हुए इंकशाफ या पेश गोई की कि बहरिया टाउन वाले मलक रियाज हुसैन आने वाले सदारती इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। सैयद मुनव्वर हसन ऐसे लीडरों में शुमार होते हैं जिन्हें आसानी से जाहिद खुश कहा जा सकता है। वो अपनी तकरीरों में भूल कर भी ऐसा जुमला नहीं कहते जिस पर सामीन को हंसी आ सके। वो तो सामीन के लिए मुस्कुराने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ते। उनकी संजीदगी और बर्दबारी का ये आलम है कि जो सामीन उनकी पूरी तकरीर सुनकर जलसे से निकलते हैं उन्हें अगले 5-6 घंटे तक किसी लतीफ़े पर भी हंसी नहीं आती। और फिर बड़ा उन्होंने तफसील बयान किया। और आखिर जो उन्होंने मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो आखिरी उनका जो एंड जैसे उन्होंने किया, कहते हैं अभी तक सैयद मुनव्वर हसन के सिवा मलक रियाज हुसैन के इरादों का किसी को पता नहीं चल सका। मलक रियाज हुसैन से मेरी पुरानी शनासाई है। मुझे तो आज तक शक नहीं पड़ा कि मलिक साहब के जहन के किसी गोशे में इक़्तिदार का कीड़ा करवटें ले रहा है। फिर भी दुनिया का क्या पता। मुझे तो नहीं लगता कि मलिक साहब सदारती उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन इंसान अजीब है खुदाया, वो किसी भी वक्त दौलतमंदी, शोहरत और आसूदगी से उकताकर ख़राब हो सकता है। अलबत्ता एक बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ऐवान सदर के अंदर इक़्तिदार की जो मिकदार है वो चावल के एक दाने से ज़्यादा नहीं। मलिक साहब वाकई सदर बन गए तो वो भी चौथे ही दिन कंबल ओढ़कर अपना मुंह छिपाते हुए चौधरी फजल इलाही मरहूम की तरह इस्लामाबाद की दीवारों पर ये लिखते हुए पकड़े जाएंगे कि मलिक रियाज हुसैन को रिहा करो। बड़ा अच्छा एक उन्होंने एक डिस्कशन की है कॉलम में, जिसमें तारुल कादी साहब का भी जिक्र है, पाकिस्तान के इमरान खान साहब का भी जिक्र है। बड़ा ज़बरदस्त कॉलम। अच्छा, इससे पहले हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे कि रज़ा रबानी साहब का जो बयान आपने भी सुना, काजी सईद साहब की बात भी सुनी, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी प्रॉक्सी वॉर वहाँ पर जारी है बलूचिस्तान में? कुछ शवाहिद ऐसे मिलते हैं वहाँ से कि अमेरिका और चीन के दरमियान या सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कुछ ऐसा हो रहा है? जी डेफिनेटली। ये बिल्कुल रज़ा साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि गवादर का चीन के पास जाना, वो बहुत सारी दूसरी जो ताकतें वहाँ पर इन्फ्लुएंस हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, वो तो पहले से ही सरगर्म अमल हैं और अब उन्होंने अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा तेज़ किया है। उसमें ईरान भी हो सकता है, उसमें इंडिया भी हो सकता है, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली जो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एज हासिल हो गया अब चाइना को वहाँ पर। और इस सिर्फ गवादर का उन्हें बंदोबस्त नहीं दिया गया, सैकड़ों मील लंबी उन्होंने सड़क भी तामीर करनी है और चाइना के साथ कनेक्ट करना है उन्होंने गवादर को। और फिर जो ऑयल के जो एसेट्स हैं वहाँ तक अब चाइना की डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे यकीनन बहुत सारे जो पेट हैं उसमें मरोड़ उठ रहे हैं। जी बिल्कुल समी साहब, अभी इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं, अवामी मसाइल को संजीदगी से लें, कंसेंसस किया जाए, इत्तफाक राय पैदा किया जाए। इंतखाबात का वक्त करीब है, इसी चीज़ की अभी ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए दुनिया TV, खबर@दुनियाTV.tv पर।